आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर, आ रही है। हमजा ये चैट भी डिसेबल हुई हुई है, ठीक है ना? उसको इनेबल कर दो। चलिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ग्रेविटेशन का चैप्टर खत्म किया था और आज की क्लास में हम लोग जो है वो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज एमआरआई स्कैन, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक, एमआरआई स्कैन। ठीक है, और ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो आई वांट यू ऑल टू मेक द नोट्स, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा इसके, ठीक है? और जो पेपर में इसके बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं वो एक नोट की फॉर्म में ही क्वेश्चन इसका किया जाता है, कि आपसे कहते हैं कि एमआरआई स्कैन के ऊपर जो है एक नोट लिखिए, और वो नोट अक्सर जो है वो आपके पास 8 मार्क्स तक का आता है, ठीक है? तो इसलिए जो है यू हैव टू मेक योर नोट्स प्रॉपरली फॉर दिस टॉपिक। आपके सारे के सारे नोट्स इस टॉपिक के बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए ताकि आपको किसी किस्म का इसके नोट लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो लेट मी शो यू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या इसका किस तरीके का पेपर के अंदर किया जाता है, ठीक है? सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन which is let me discuss the year as well। ये एक सैम्पल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों का मई जून 2008 पेपर 4 का सवाल है और 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। व्हाट दे आर आस्किंग, आउटलाइन ब्रीफली द मेन प्रिंसिपल यूजिंग द मैग्नेटिक रेजोनेंस टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनल अबाउट इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर का इंटरनल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम एमआरआई स्कैन का या मैग्नेटिक रेजोनेंस का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये हमने डिस्कस करना है, ठीक है? इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है मैग्नेटिज्म की, हमारे ओ लेवल्स की जो नॉलेज है वो नॉलेज भी इसके लिए काफ़ी है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट एमआरआई स्कैन, और हेडिंग लगा लीजिए आप लोग एमआरआई स्कैन की, एंड यू हैव टू मेक द नोट्स, ठीक है? अच्छा, अच्छा देखिए, हमारी नेचर में दो किस्म के मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल्स जो होते हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है? और एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? तो हाउ वी विल डिफरेंशिएट दीज टू, वी से दैट द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट are known as magnetic materials, ठीक है? And the materials which are not attracted by magnets are known as non-magnetic materials, ठीक है? अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी नॉर्मली कॉल इट डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, डाई मतलब ये नहीं होते, ठीक है? इसका मतलब ये बात फिर, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स भी जो है ये दो किस्मों के होते हैं। जैसे जहाँ आपने लिखना है वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अभी आप लोग सिर्फ सुनिए, जहाँ पे लिखने की बात आएगी मैं बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया था। मैग्नेटिक मटेरियल्स भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते हैं, जिसमें से एक क्लासिफिकेशन या एक टाइप को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है? और एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत थोड़ा सा टाइनी सा मैग्नेटिक इफेक्ट कैरी करते हैं, ठीक है? और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो जैसे फेरो आयरन से निकला हुआ है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी इनका मैग्नेटिक इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? अब
आपको ये बात पता होगी, मेरा ख्याल है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कि हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर, इवन कुछ गैसेस के अंदर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइड्रोजन, ठीक है, क्या हाइड्रोजन एक मैग्नेटिक गैस है या नॉन मैग्नेटिक गैस है? जी, एनीवन? क्या हाइड्रोजन के पास कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या नहीं होता है? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। नहीं होता सर। नहीं होता है, नहीं। हाइड्रोजन के पास थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है, और इसी वजह से हम हाइड्रोजन को पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन हैज अ वेरी स्मॉल टाइनी मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, अगर हम हाइड्रोजन एटम की, सिंपल हाइड्रोजन एटम की बात करें, सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम की, तो सिंपल हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस किस चीज से कंसिडर करता है, कंसिस्ट कर रहा होता है? जी, प्रोटॉन। प्रोटॉन, अ सिंगल प्रोटॉन, बिल्कुल सही है। एक सिंगल प्रोटॉन मीन्स एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज से जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, ये अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात करें, तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक सिंगल प्रोटॉन हो जाएगा, और ये प्रोटॉन जो है ये बाय द वे स्पिन कर रहा होता है। ठीक है, इट इज स्पिनिंग, स्पिन कर रहा होता है, तो स्पिन करने की कुछ एंगुलर स्पीड होती है, और इस स्पिनिंग की वजह से इसके पास एक छोटा सा टाइनी सा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी इसके पास मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं। लेट मी शो यू, मैं आपसे एक चीज शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये जैसे कि इस वीडियो में कह रहे हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये थोड़ा सा स्पिन कर रहा होता है, और ये स्पिन जो है, इस स्पिनिंग की वजह से इसके पास जो है वो थोड़ा सा छोटा सा टाइनी सा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग नोट करेंगे कि द हाइड्रोजन, द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पिन्स। ठीक है, स्पिन होने की कुछ एंगुलर स्पीड होगी ऑब्वियसली उसकी। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पिन इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल टाइनी मैग्नेटिक इफेक्ट, स्मॉल मैग्नेटिक इफेक्ट ये अपने अराउंड बनाता है। ठीक है, इसके पास मैग्नेटिक डायपोल्स आते हैं, डायपोल्स, दो पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, और ये मैग्नेटिक इफेक्ट इसके पास आता है, और एक चीज याद रखिएगा, ये स्पिन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी ही डिसाइड करेगी कि नॉर्थ पोल ऊपर होगा, साउथ पोल नीचे होगा, या साउथ पोल ऊपर होगा, नॉर्थ पोल नीचे होगा। इफ यू रिमेम्बर, ओ लेवल्स में हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हम कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। याद है सबको ये रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल? सर ये जी न्यूक्लियर स्पिन के बारे में लिख रहे हैं, नोट बनाने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, न्यूक्लियस स्पिन के बारे में लिखना है। ठीक है जी, राइट हैंड ग्रिप रूल में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे कि अपने हाथ, सीधे हाथ की उंगलियों को उस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में ये प्रोटॉन स्पिन कर रहा होता है। तो हम जब उसको इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो हमारा थंब किस साइड पे पॉइंट करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ पे पॉइंट करेगा। जो नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक डायपोल का नॉर्थ पोल जो है वो इस हाइड्रोजन के पास आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एट न्यूक्लियस या प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम स्पिन करते हैं, स्पिनिंग की वजह से इट हैज अ टाइनी मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड स्पिन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये, और इनकी पोल्स की डायरेक्शन किस तरीके से निकाली जाती है, राइट हैंड ग्रिप रूल से निकाली जाती है। ओके, एनी क्वेश्चंस इन दैट, प्लीज आस्क। किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, हमजा चैट अभी तक इनेबल नहीं हुई है, चैट इनेबल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वॉइस पे क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत सारे बच्चे चैट में करते हैं। चैट को इनेबल कीजिए। जी बच्चों, किसी को भी क्वेश्चन पूछना है, अभी ये चैट जब तक नहीं इनेबल हो रही तो प्लीज आप लोग माइक पे ही क्वेश्चन पूछ लो।
unmute your mic and then ask the question if you have any. अभी अबान, तैयब, इकराम, बेटा किसी को भी क्वेश्चन पूछना है? ज़ैनब, सुभान, जी तो हमारे पास the proton in the hydrogen nucleus spins, it creates a tiny magnetic effect, ठीक है, which creates a magnetic field around it. ओके, अच्छा, अब ये हमारे बॉडी में बहुत सारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और बताइए मोस्टली हाइड्रोजन किस चीज में होता है? एनीवन? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में है और जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होता है? जी, H2O, वाटर, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन वाटर के अंदर होता है, ठीक है, और हमारी बॉडी में हर जगह जो है वो वाटर मौजूद है, और उस वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पिन करके अपने अंदर एक छोटा सा टाइनी सा मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन बाय द वे इट्स नॉट अ मैग्नेटिक हैविंग मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज अ डायमैग्नेटिक गैस, ओके। तो इसके पास एक टाइनी सा मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। अच्छा, बाय द वे अब हमारी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे हाइड्रोजन्स जो होते हैं ये स्पिन करके अपना मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहे होते हैं, और हम बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को जब हम किसी आदमी का MRI स्कैन कर रहे होते हैं तो उसकी बॉडी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं। तो एक प्रोसेस होता है, वो लेवल्स में हमने पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। डज एनीवन रिमेंबर व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन ये कहती थी कि हमारे पास बहुत सारी मैग्नेटिक डोमेन लाइंस हैं जो स्कैटर्ड है। हमारे पास एक मटेरियल है जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इसकी डोमेन लाइंस जो हैं ये स्कैटर्ड है, ठीक है। इसमें एरो जो है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड लगाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि ये हाइड्रोजन, ये डोमेन लाइन सॉरी, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये सारे के सारे डोमेन लाइंस इस तरीके से क्या करना शुरू कर देते हैं, पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, ओके, उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियसेस हैं। ये हाइड्रोजन न्यूक्लियसेस स्पिन करते हैं और स्पिनिंग की वजह से इनके पास एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। जब हम एक बॉडी का MRI स्कैन करने लगते हैं तो हम उस बॉडी को जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एक मशीन में लेटाते हैं जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके लिए सिंबल इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, बी। अच्छा, बी किस चीज का सिंबल है? तो बी इज ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये जो क्वांटिटी हम लोगों ने ओ लेवल्स में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, बट दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। निकोलस टेस्ला के नाम पे ये क्वांटिटी है, और इसका सिंबल जो होता है ये कैपिटल टी होता है, ठीक है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। जैसे आपने याद है AS में पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अभी आपने पढ़ी है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट भी है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। और ये छोटा सा हमने जीरो बना दिया तो इसको हम बी नॉट बोलते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला, ठीक है।
तो हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी मैग्नेटिक फील्ड अपनी बॉडी के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो उस फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। उसकी फील्ड की डायरेक्शन में क्या होना शुरू कर जाते हैं, अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये चैट ओपन हुई या नहीं हुई अभी तक? जी, एनी क्वेश्चंस? जी बच्चों, प्लीज अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो माइक अनम्यूट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। जी तैयब, सर सवाल? जी बेटा बोले। सर जब हमारी बॉडी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, हमारी बॉडी जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी तो हमारी बॉडी का हाइड्रोजन लाइक रिएक्ट करता है उसमें। बिल्कुल सही सी बात है। देखो, जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो मैग्नेटिक मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड पे रिएक्ट करता है। जैसे हम एक छोटा सा, हमारे पास एक आयरन का टुकड़ा है और जब हम उसके करीब एक मैग्नेट लेके आते हैं तो वो मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आयरन उस मैग्नेटिक फील्ड में रिएक्ट करता है। अच्छा, बाय द वे, अगर तुम्हें याद हो, तुमने ओ लेवल्स में यकीनन पढ़ा होगा, क्या नाम है तुम्हारा, तस्मिया है? जी सर। हाँ बेटा, तुमने एक चीज पढ़ी होगी ओ लेवल्स में, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये याद करो। देखो, हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स थे उनके याद है डोमेन लाइंस होते थे, और ये डोमेन लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल में स्कैटर्ड होते थे, ठीक है। लेकिन जी जब सर। हम इसको हम एक मैग्नेट के साथ चिपका देते थे, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, तो हम क्या देखते थे कि ये डोमेन लाइंस एक डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू कर देते थे, और उसके बाद जब हम इसके साथ भी कोई चीज चिपकाते थे तो वो भी चिपकनी शुरू हो जाती थी। यानी थोड़ी देर के लिए ये आयरन का बार भी ऐसे क्या काम करना शुरू कर देता है, मैग्नेट के तौर पे काम करता है, और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, हमारे हाइड्रोजन जो है हमारी बॉडी में, अच्छा बाय द वे सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, कार्बन के अंदर भी होता है। केमिस्ट्री में जब आप एमआरआई स्कैन पढ़ोगे तो कार्बन एटम के थ्रू पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में फिजिक्स में हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एटम्स के पास थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट है। जब हम बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं तो वो हाइड्रोजन एटम अपने मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट या उसकी डायरेक्शन में रिएक्ट करेंगे, और होगा ये कि वो हाइड्रोजन एटम्स उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते थे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा तुम लोगों को एनिमेशन फॉर्म में भी दिखाता हूँ यहाँ पे कि ये किस तरीके से अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये एक अपनी डायरेक्शन में स्पिन करके कर रहा है, और एज यू कैन सी दैट कि ये पॉइंट ऊपर कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई, अगर आपको दिख रहा है ये वीडियो में, तो ये फौरन उसी डायरेक्शन, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गया, फ्लिप हो गया। जी, इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? जी सर। एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन? जी फरबा, कोई क्वेश्चन है बेटा आपको? हसन अली, सिनान, नेहा, बच्चों कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। उस्मान, या अभी तक आप लोग कल वाली गुड न्यूज के ऊपर ही खुश हो रहे हैं? एनीवेज, सो ये तमाम के तमाम जो आपके पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। अच्छा, बाय द वे, हमारी बॉडी में लेट से 10 लाख हाइड्रोजन एटम है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें से 10 लाख के 10 लाख इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं होंगे जब हम इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। अच्छा, बाय द वे, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, व्हेन a strong magnetic field is applied to a human body, all the hydrogen atoms aligned in the direction of magnetic field,
विच हैज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पी नॉट, उसको आप क्या बोलेंगे, पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लीज राइट इट डाउन एज वेल, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। So, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते, उसमें से कुछ हाइड्रोजन एटम्स उस मैग्नेटिक फील्ड की एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है कि जैसे कि ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो पिक्चर है, इसमें जिस डायरेक्शन में एरोज हैं टूवर्ड्स राइट, तो मैग्नेटिक ये जो प्रोटॉन का है वो भी किस तरफ पॉइंट कर रहा है, टूवर्ड्स राइट। बाज दफा ऐसा भी होता है कि कुछ जो प्रोटॉन्स हैं वो उस इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, यानी अगर इनके एरोज टुवर्ड्स राइट है तो उनके एरोज किस तरफ होंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, जो बाय द वे सीधी डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करते हैं, वो लो एनर्जी के ऊपर होते हैं, लो एनर्जी वाले होते हैं। और जिनकी एनर्जी हाई होती है, जिन हाइड्रोजन्स की, वो इस मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन के अंदर अलाइन होते हैं, मतलब वो इसके हमेशा क्या रहेंगे, एंटी पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई विल शो यू द एनिमेशन वंस अगेन, ये बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं और जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो आप देखिएगा कि कुछ इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और कुछ इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन होंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये देखें यहाँ पे ये दिस वन जो है ये कुछ डायरेक्शन में अलाइंड है और कुछ उसकी एंटी पैरेलल अलाइन है। अच्छा, जो पैरेलल अलाइन होते हैं वो हाई एनर्जी वाले नहीं, सॉरी लो एनर्जी वाले होते हैं, स्टेबल कहलाते हैं। और जो एंटी पैरेलल अलाइन होते हैं वो हाई एनर्जी पे होते हैं, यानी वो अनस्टेबल कहला रहे होते हैं। ठीक है, जो दिस पॉइंट शुड आल्सो बी नोटेड। ठीक है, कि नॉट ऑल द हाइड्रोजन एटम्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सम अलाइन एंटी पैरेलल। The antiparallel are high energy, unstable, and the parallel one are stable and having low energy state. ठीक है जी, any questions in that? जी, any questions? मुजम्मिल, कोई सर ये क्वेश्चन? हाई और लो एनर्जी वाला पार्ट रिपीट कर दीजिए। देखो, जब हम एक हाइड्रोजन बॉडी को, सॉरी, जब हम एक बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू होते हैं। अच्छा, कुछ हाइड्रोजन एटम उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और कुछ हाइड्रोजन एटम्स उस मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल में अलाइन होते हैं। जो उसकी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं दे आर स्टेबल, दे आर हैविंग लो एनर्जी स्टेट, और जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं उनको हम कहते हैं दे आर हाई एनर्जी स्टेट, यानी वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दैट नाउ? सही है। ईशा, कोई क्वेश्चन है बेटा? मेसन? अच्छा अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये अलाइंड होते हैं और अलाइंड होके एक्चुअली स्टेबल नहीं, वो स्टेशनरी नहीं होते। मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम्स अलाइन हुए हैं पैरेलल या एंटी पैरेलल, ये एक्चुअली में स्टेशनरी नहीं होते, ये रुके हुए नहीं होते, एक्चुअली में ये वॉबल कर रहे होते हैं, वॉबलिंग कर रहे होते हैं, या बेसिकली ये घूम रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। अच्छा, व्हाट आई मीन टू से दैट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी कोई लड्डू या कोई बेबलेट चलाया है, तो बेबलेट क्या होता है कि बेबलेट को अगर हम चलाएं नहीं, खाली स्टेशनरी जो है उसको बेबलेट के ऊपर रखें ज़मीन के ऊपर, तो वो बेबलेट रुक जाता है, गिर जाता है। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से, कि लेट्स से दिस इज अवर ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ आ रही होती है। जब हम एक बेबलेट चलाते हैं, ठीक है, और चला के हम इसको
फेंकते हैं तो वो बेसिकली हमने क्या नोटिस किया होता है कि वो वेवलेट इस ग्रेविटेशनल फील्ड के गिर्द क्या कर रहा होता है, वॉबल कर रहा होता है, यानी वो इसके गिर्द क्या कर रहा होता है, सिंपल लैंग्वेज में प्रेसेस कर रहा होता है। क्या वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए, प्रेसेस। ठीक है, ये हमारा वेवलेट है और ये इसके गिर्द यूं यूं करके क्या कर रहा होता है, एक्चुअली में प्रेसेस कर रहा होता है। ठीक है, कभी आप में से किसी ने बेबलेट या लट्टू या कोई इस किस्म की कोई चीज चलाई है भाई? जैद बहुत चला है सर, है, क्या चला है? बहुत चला है सर लट्टू फेवरेट सब। अच्छा, बहुत चला है, जिंदगी गुजर गई चलाते चलाते। ये एक्चुअली में ये हाइड्रोजन एटम्स इस मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड होके स्टेशनरी नहीं होते, एक्चुअली में ये क्या कर रहे होते हैं, ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोसेस किस तरीके से हो रहे होते हैं, लेट मी शो यू दैट। ये देखें, एक्चुअली में अगर आप इसको ध्यान से देखें इस वीडियो को, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वॉबल कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये हिल रहे हैं, वॉबल कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि ये इस तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, वॉबल कर रहे होते हैं। क्या वर्ड यूज किया जाता है, प्रोसेस। So the protons aligned in the direction parallel and anti-parallel to the external magnetic field. They are not static, they are precessing. ठीक है, और प्रोसेस कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और बाय द वे प्रोसेस कर रहे हैं, इट इज सॉर्ट ऑफ ए रोटेशनल या सर्कुलर मोशन, यानी इनकी प्रोसेस करने की कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होगी, ओमेगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ये घूम रहे हैं और घूमने वाले ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, कुछ एंगुलर स्पीड होती है। तो इट मीन्स कि जब ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो इनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी हो, वो एंगुलर स्पीड भी होगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दैट, एनीवन? जी, चैट एनेबल हो गई है, किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो चैट पे कर लो। किसी स्टूडेंट को कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो चैट पे पूछ सकता है या माइक पे भी डायरेक्ट पूछ सकता है। याद सारों ने बस ऑनलाइन करके सब सो रहे हैं आज, है भाई? जी समीर रहमान साहब, आप यहीं हैं, सो रहे हैं? अच्छा, कॉपी कर, गुड यार। और किसी को भी क्वेश्चन है बच्चों? यूसुफ, सैयदा जैनब, ये प्रेसेस वाला पॉइंट सबको समझ में आया है? ठीक है, या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, तो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस या प्रोटॉन्स जो हैं, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के गिर्द प्रोसेस कर रहे होते हैं। इनकी प्रोसेस करने की कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस डब्ल्यू ओमेगा, और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं लारमोर फ्रीक्वेंसी, LARMOR, लारमोर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये देखिए, ये एग्जांपल भी इन्होंने दी हुई है प्रोसेस की। ठीक है, तो आपके जो जायरोस्कोप्स होते हैं, बेबलेट टाइप की तरह की चीज़ होते हैं, ये इस तरीके से लड्डू ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के गिर्द प्रोसेस करते हैं। इसी तरीके से आपके प्रोटॉन्स जो हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोसेस करने की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, लारमोर फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली दे आर प्रोसेसिंग विद ए पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज़ नोन एज लारमोर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसकी अगर एक इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे सिलेबस में मौजूद है, बिल्कुल है। और ये जो लारमोर फ्रीक्वेंसी जो है, ये बराबर होती है गैमा इंटू बी नॉट। अच्छा, बी नॉट में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत है, ये कितनी, किस पॉइंट पे कितनी है।
और आर जो होता है दैट इज गामा इज एक्चुअली नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, ओके। अब इसमें याद रखिएगा एक चीज कि नॉर्मली जो हम मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर, वो तकरीबन तकरीबन 1 टेस्ला से लेके 2 टेस्ला तक होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है, अगर हम प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू निकालें तो ये कितनी है, 2.68 इंटू 10⁸ रेडियंस पर सेकंड पर टेस्ला, ठीक है। तो अगर हमारे पास बी नॉट 1 हो जाए, 1 टेस्ला हो जाए, तो एक्चुअली में डब्ल्यू की वैल्यू भी यही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू विल अगेन दिस वैल्यू, ठीक है। अच्छा, बाय द वे इस वैल्यू के दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अगर हमें टेस्ला की वैल्यू बी नॉट की वैल्यू 1 टेस्ला दे दी जाए तो दिस विल बी एक्चुअली योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यूज करके दे कैन आस्क यू इवन द फ्रीक्वेंसी। वे आपसे ये भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में जो प्रोटॉन्स है वो कितनी दफा प्रोसेस करते हैं, तो दैट फ्रीक्वेंसी कैन आल्सो बी फाइंड आउट, व्हिच इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 पाई इनटू एफ या 2 पाई इनटू टी, और उससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डज एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस इन लार्मोर फ्रीक्वेंसी, प्लीज आस्क। नबीलुद्दीन साहब, नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, किसी को भी क्वेश्चन है? फिजा, बतूल, अली, सुभान, जी। ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो ये स्टेबल अनस्टेबल दोनों के लिए होता है फिजा, ठीक है। ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो स्टेबल्स हो चाहे वो अनस्टेबल्स हो, दोनों के लिए ही जायरोमैग्नेटिक रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक्चुअली में फिजा हम लोग जब एमआरआई स्कैन अभी हम जब करेंगे ना, तो एक्चुअली में एमआरआई स्कैन में स्टेबल वाले प्रोटॉन्स का कोई काम ही नहीं होगा। एक्चुअली में सारे का सारा काम होगा वो अनस्टेबल वाले प्रोटॉन्स का होता है, ठीक है। लेकिन ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो दोनों के लिए होता है, किसी भी प्रोटॉन के लिए, चाहे वो स्टेबल हो चाहे वो अनस्टेबल, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? और फिर मैं आपका क्वेश्चन सही से समझाऊं, स्टेबल क्वांटिटी मतलब दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के लिए, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने से। एनी अदर क्वेश्चन? जी, जैनब, सारिम, रमशा, ओके। तो हमारे पास इसका एक जायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है और दैट इज 2.61 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उससे हमें यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और जिससे हम इसकी बाद में 2 पाई एफ करके इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इज देयर एनी क्वेश्चंस इन दैट, प्लीज आस्क, ठीक है। अच्छा, तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, ठीक है, दैट इज द प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स नेचुरली इस फ्रीक्वेंसी से प्रोसेस करते हैं। अच्छा, बाय द वे हम लोगों ने जो टर्म पढ़ी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, एमआरआई स्कैन, इसमें से हमने पहला वर्ड हमने स्टडी कर लिया जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक। एम स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, उसके बाद आर है रेजोनेंस एंड आई इज इमेजिंग, ठीक है। वैसे दिस इज एक्चुअली एनएमआरआई, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। न्यूक्लियर का पार्ट तो वही है कि न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इट इज न्यूक्लियर। मैग्नेटिक, ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हमने इनको अलाइन किया है, प्रोसेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। रेजोनेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम दुनिया की किसी भी चीज़ को ऑसिलेट करें तो वो नॉर्मली वो चीज़ ऑसिलेट करना पसंद करती है अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से,
ठीक है। जैसे मैं आपसे जब बात करता हूँ तो मेरे गले का जो लैरिंग है वो एक खास फ्रीक्वेंसी से जो है वो ऑसिलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। मेरी एक आवाज़ की एक पिच आती है और वो जो खास पिच है और खास फ्रीक्वेंसी है मेरी आवाज़ की, दैट इज़ एक्चुअली माय नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दैट इज़ माय नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन चाहूँ तो मैं आवाज़ को थोड़ा सा बारीक भी कर सकता हूँ, भारी भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने लैरिंग के ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी। जब वो फोर्स लगेगी तो मेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक झूला है, एक झूले पे एक आदमी बैठा हुआ है और वो झूला जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और जब वो ऑसिलेट कर रहा है तो वो झूला, आपने उसको धक्का मारा तो वो ऑसिलेट करेगा, तो वो ऑसिलेट करते हुए एक अपनी खास किस्म की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विंग। लेकिन अगर आप उस झूले के ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर दें जिसकी फ्रीक्वेंसी, फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपकी झूले की फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल सेम हो जाए, तो उस केस में हमारे पास क्या हम देखते हैं कि झूला बड़ी तेजी से एम्पलीट्यूड को गेन करता है। और बाय द वे इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आई विल स्टॉप ओवर हियर, मैं यहाँ पे आज स्टॉप करूँगा, लेकिन जस्ट आप लोग को एक छोटा सा पीस ऑफ होमवर्क दे रहा हूँ कि जस्ट रीड अबाउट व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऑल्दो दिस टॉपिक विल बी डिस्कसिंग ऑसिलेशन मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो चैप्टर है उसमें भी डिस्कस होगा, लेकिन जस्ट काइंडली रीड अबाउट रेजोनेंस स्लाइटली। मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको और डिटेल में भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस और वी विल स्टॉप ओवर हियर। डज एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस एनीवन? ओके बेटा, जहाँ तक मैंने पढ़ाया ये आपके पास एक नोट फॉर्म के अंदर ये पॉइंट्स सब लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क ये है कि जो भी मैंने पढ़ाया, डिफरेंस बिटवीन लार्मोर फ्रीक्वेंसी, बेटा लार्मोर फ्रीक्वेंसी अबान एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज एफ। लार्मोर फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू ओमेगा, प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोग मुझे उसकी पिक्चर खींच के व्हाट्सएप कीजिए कि आपने ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। क्योंकि एमआरआई पे नोट लिखने के लिए आता है, तो वट एवर पॉइंट्स यू हैव नोटेड डाउन, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट एंड दिस प्रॉपरली, उसको नोट करके स्नैपशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करें। दिस इज योर होमवर्क राइट नाउ, ओके, एंड रीड अबाउट रेजोनेंस, ठीक है बच्चों। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।